उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। चुनावों की आवश्यकता और लोकतांत्रिक चुनावों की विशेषताओं को समझने में, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के गुणों और दोषों की व्याख्या करने में, भारतीय चुनाव प्रणाली में चुनावी और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के बीच अंतर को समझने में, मतदाता सूची तैयार करने और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को समझने में, चुनाव के दौरान चुनाव अभियान, आदर्श आचार संहिता की विस्तार से व्याख्या करने में, मतदान करने और मतगणना की प्रक्रिया को समझने और उसका वर्णन करने में, चुनाव आयोग की भूमिका को समझने में, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करने में, हमें चुनावों की जरूरत क्यों है। जिस व्यवस्था द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसे चुनाव कहा जाता है। यदि लोग असंतुष्ट होते हैं, तो चुनावों के माध्यम से उन्हें अगली अवधि के लिए सरकार बदलने का अवसर प्राप्त होता है। चुनाव मतदाता को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े निर्णय लेने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे उस दल का चुनाव कर सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार को कानून बनाने में दिशा निर्देश देंगी। एक लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषताएं। एक लोकतांत्रिक चुनाव को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है। हर नागरिक को चुनाव करने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक का एक मताधिकार होगा और हर मत का समान मूल्य होगा। चुनाव में मतदाताओं को विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। मतदाता के चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में पार्टियां या उम्मीदवार होने चाहिए। मतदाताओं को नियमित अंतराल पर चुनाव का अवसर प्राप्त होना चाहिए। भारत में नियमित रूप से 5 साल के अंतराल पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। लोग जिस उम्मीदवार को वरीयता दें, उसी का चुनाव होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होने चाहिए ताकि लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव वास्तव में बिना किसी भय और पक्षपात के कर सकें। राजनैतिक प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के इच्छुक कई उम्मीदवार होते हैं। इसलिए एक राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अवश्य होगी। वे वादों और प्रोत्साहनों के माध्यम से मतदाताओं का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के फायदे। नियमित चुनावी प्रतिस्पर्धा से राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन मिलता है। वे जानते हैं कि यदि वे वैसे मुद्दों पर वादे करते हैं जो लोग चाहते हैं, तो अगले चुनाव में उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ेगी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण एक राजनीतिक दल को केवल सत्ता में आने के उद्देश्य के बावजूद लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसे अगले चुनाव में जीत प्राप्त नहीं होगी। ये मतदाताओं को उनके प्रतिनिधि का चयन करने के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करता है। राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के नुकसान। ये हर इलाके में विघटन और गुटबंदी की भावना उत्पन्न करता है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता कई बार एक दूसरे के विरुद्ध झूठे आरोप लगाते हैं। राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार
मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव जीतने के दबाव के कारण नेता सही किस्म की दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण करने में असफल रहते हैं। उनका पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर ही केंद्रित रहता है। कुछ लोग जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, वे आश्वस्त कर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हतोत्साहित हो जाते हैं। वे राजनीति में बिल्कुल ही नहीं उतरना चाहते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा यानी असेंबली चुनाव नियमित रूप से 5 वर्षों के पश्चात होते हैं। इन्हें आम चुनाव कहते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण होने वाले रिक्त स्थान को भरने के लिए आयोजित चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। चुनाव क्षेत्र। चुनाव के उद्देश्य से हमारे देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा चुनावों के लिए हमारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। एक क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य या एमपी कहते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा चुनावों के लिए एक राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है और निर्वाचित प्रतिनिधि को विधानसभा का सदस्य या विधायक या एमएलए कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को कई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों में भी इसी तरीके को अपनाया जाता है। प्रत्येक गांव या शहर को वार्डों में बांटा जाता है। इन वार्डों से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारे संविधान के निर्माताओं ने चुनाव लड़ने के लिए कमजोर वर्गों को उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया है। केवल एससी या एसटी उम्मीदवार ही आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। 1 सितंबर 2012 तक लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित थीं। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण प्राप्त है। मतदाता सूची और उम्मीदवारों का नामांकन। मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब चुनाव से बहुत पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए योग्य मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची और आम बोलचाल की भाषा में वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। मतदाता सूची का प्रत्येक 5 वर्षों में नवीनीकरण किया जाता है, ताकि जो लोग मतदाता बनने की आयु तक आ गए हैं, उनका नाम इस सूची में सम्मिलित किया जा सके और जो लोग उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम इस सूची से हटाए जा सकें। सरकार ने हाल ही में चुनावी फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी की नई व्यवस्था लागू की है। ईपीआईसी के पीछे फर्जी मतदान को रोकने का विचार है। हालांकि अभी इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड के उपयोग से भी पहचान सिद्ध की जा सकती है।
उम्मीदवारों का नामांकन। कुछ दुर्लभ आपराधिक मामलों को छोड़कर हमारी प्रणाली में इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक दल एक उम्मीदवार को नामांकित करता है और इस नामांकन को पार्टी टिकट कहा जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र में कुछ बुनियादी विवरण भरने होते हैं और एक सुरक्षा राशि जमा करानी पड़ती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरणों को घोषित करना होता है। उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यताएं। इन जानकारियों को सार्वजनिक किया जाता है ताकि दी गई इन सूचनाओं के आधार पर मतदाता उम्मीदवार को परखने और बुद्धिमत्ता से मतदान करने के लिए सक्षम किया जा सके। चुनाव अभियान। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की आखिरी तारीख के बीच 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। राजनीतिक दल रैलियां, जनसभाएं, रोड शो के आयोजन या घर घर जाकर मतदाताओं को अपने भावी कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करती हैं। वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी सहायता लेते हैं। वे शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार आदि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वादे भी करते हैं। हमारा चुनावी कानून सभी उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित पर प्रतिबंध लगाता है। मतदाताओं को धमकाना या रिश्वत देना, धर्म या जाति के नाम पर वोट के लिए अपील करना, चुनावी अभियान में सरकारी संसाधनों का उपयोग करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचित क्षेत्र में 25 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपयों से अधिक खर्च करना। चुनाव अभियानों के लिए आदर्श चुनाव संहिता के अनुसार उम्मीदवार किसी पूजा स्थल, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकता। एक बार चुनाव घोषित होने के पश्चात मंत्रियों को किसी भी परियोजना का शिलान्यास या कोई प्रमुख नीति निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाल ही के दिनों में मतदान और मतों की गणना के लिए मतपत्र के स्थान पर मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। मतदाता को जिस पार्टी या उम्मीदवार को मतदान करना होता है, उसके या पार्टी के प्रतीक चिन्ह के सामने लगे बटन को दबाना होता है। तय तिथि को ईवीएम को खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। अपने चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन मतगणना की जाती है। कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों हैं? स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग एक बहुत शक्तिशाली संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग हमारे देश में चुनाव आयोजित करता है। ये सरकार से स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रपति के पास भी सीईसी के निर्णयों को निष्प्रभावी करने की शक्ति नहीं है।
सीईसी की शक्तियों में सम्मिलित हैं। चुनावों की तिथियों की घोषणा से लेकर चुनावों के परिणामों की घोषणा तक चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के संचालन पर निर्वाचन आयोग का पूर्ण नियंत्रण है। ये आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को कुछ दिशा निर्देशों को मानने का आदेश दे सकता है, ताकि सरकार द्वारा चुनाव जीतने की संभावना को अधिकतम बनाने हेतु चुनाव में सरकारी मशीनरी के उपयोग या दुरुपयोग को रोका जा सके। यह कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश भी दे सकता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। अगर चुनाव अधिकारी को ये लगता है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र या कुछ मतदान केंद्रों में किए गए मतदान निष्पक्ष नहीं थे, तो इस स्थिति में वो फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं। इसे सरकार भले ही पसंद न करे, उसे निर्वाचन आयोग के आदेश को मानना ही होता है। इस प्रकार का निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव संभव न होता यदि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था न हो। लोगों की भागीदारी। यदि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित नहीं किए जाएंगे, तो लोग इनके बारे में उत्साहित नहीं होंगे। चुनावों में लोगों की भागीदारी को मतदान के दिन लोगों द्वारा मतदान से मापा जाता है। भारत में मध्यवर्गीय और उच्च वर्ग के लोगों की तुलना में निर्धन वर्ग के लोग अधिक संख्या में मतदान करते हैं। चुनावी परिणामों को स्वीकारना। यदि चुनाव कदाचार से भरपूर हैं, तो संभावना है कि केवल धन बल और बाहुबल वाले व्यक्ति ही उनमें जीतेंगे। परंतु हमारे देश में वास्तविकता इससे भिन्न है। चुनाव परिणाम इसे सिद्ध करते हैं। राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर सत्ताधारी दल चुनावों में कई बार पराजित हुए हैं। बड़ी संख्या में वर्तमान सांसद और विधायक चुनाव हारे हैं। धन बल के बावजूद उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। चुनाव परिणामों को अक्सर पराजित दलों द्वारा जनादेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। स्वतंत्र और निष्पक्ष की कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं। जिन दलों के पास धनबल होता है, उन्हें छोटे दलों या कम पैसे वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त होता है। कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार अपने राजनीतिक संबंधों के माध्यम से पार्टी का टिकट प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। कुछ परिवार जिनका राजनीतिक परिदृश्य पर दबदबा है, वो अपने रिश्तेदारों के बीच ही टिकटों का वितरण करा लेते हैं। ये राजवंशीय शासन को प्रोत्साहित करता है। प्रमुख राजनीतिक दल प्रायः अपनी नीतियों और व्यवहार में कमोबेश एक समान होते हैं। मतदाता के पास चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है। विश्व के सभी स्थापित लोकतंत्रों के चुनावों में भी इसी प्रकार की चुनौतियां होती हैं। इसी कारण चुनाव प्रणाली में सुधारों के लिए बार बार आवाज उठती रहती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जिस व्यवस्था के द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसे चुनाव कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को चुनने का अधिकार होना चाहिए, जिसका अर्थ है प्रत्येक नागरिक का एक मत होना चाहिए।
और प्रत्येक मत का मूल्य समान होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के गुण और दोष दोनों ही हैं। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा यानी असेंबली के चुनाव नियमित रूप से हर 5वें वर्ष आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें आम चुनाव कहा जाता है। हमारी चुनाव व्यवस्था में चुनावी निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान की योग्यता वाले मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है, जिसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहा जाता है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक पार्टी एक उम्मीदवार नामांकित करती है, जिसे नामांकन पत्र में कुछ मूल विवरण भरने होते हैं और एक सुरक्षा राशि जमा करनी पड़ती है। चुनाव अभियानों की आदर्श आचार संहिता के अनुसार आयोजित किया जाता है। हाल ही के दिनों में मतपत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। चुनावों में लोगों की भागीदारी को चुनाव के दिन मतदाताओं द्वारा मतदान के द्वारा मापा जाता है। हमारे देश में चुनाव कमोबेश लोकतांत्रिक हैं और हारी हुई पार्टी परिणामों को जनादेश के रूप में स्वीकार करती है। सभी स्थापित लोकतंत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।